ब्रिक्स चाहिए होती हैं, स्टोन चाहिए होता है, सीमेंट्स चाहिए होती हैं, रॉड्स, आयरन रॉड्स जो होती हैं वो चाहिए होती है, तो काफ़ी सारे डेकोरेशन के सामान भी चाहिए होते हैं। एमिकेबल नहीं हो पाते हैं, है ना, मिलजुल कर नहीं रह पाते। उनकी सोच जो है वो बाकी के लोगों से थोड़ी सी सोच अलग होगी। तो ये लोग क्या करेंगे कि अलग से अपना कोई भी रेजिडेंशियल एरिया बना लेंगे और वहां पर जाकर रहेंगे, ताकि उनको भगवान, मतलब जो भी वो ध्यान वगैरह करते हैं, मेडिटेट करते हैं, किसी तरह की इनको मेडिटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। उनके प्रति कितने ज्यादा वफादार रहेंगे, कितने ज्यादा लॉयल रहेंगे, तो इस तरह की वॉच टेकिंग पहले से स्टार्टिंग में करवाई जाती है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है द 3 ऑर्डर्स। तो आज हम इसमें करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ये चैप्टर वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फाइनल एग्जाम के लिए ऐसा प्रिपेयर कर लीजिए कि ये जो है चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट मिल जाएंगे। साथ साथ में अगर आप चैप्टर को टॉपिक वाइज भी समझना चाहते हैं तो वो टॉपिक वाइज भी आपको सारी चीजें आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाकर के उसको जरूर देखिएगा, और एग्जाम कभी भी हो, एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स को 2x स्पीड पर देखते जाइएगा, ताकि आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए और एक अच्छा सा स्कोर आप अपने एग्जाम में लेकर आए, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसमें हम करेंगे द 3 ऑर्डर्स के एमसीक्यूज प्लस द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द लैंड ग्रांटेड बाय द लॉर्ड टू द नाइट्स वाज कॉल्ड। तो जो नाइट को लॉर्ड की तरफ से जो लैंड ग्रांट की जाती थी उसको क्या कहा जाता था? फीफ, फ्यूड, सेगनर या फिर आपका मेनोर। यानी कि लॉर्ड कौन होता था? जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी, एक तरह से वहां का मुखिया होता था। तो अपने मतलब अपने जो भी उनके वेल विशर्स होते थे, या भी जो भी उनके नॉबल्स थे या उनके साथ काम करते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो भी उनके अच्छे काम की वजह से ना उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाता था। ये नाइट्स कौन होंगे बच्चे? नाइट्स वो होंगे जो लॉर्ड्स के बहुत ज्यादा लॉयल होंगे, है ना। लॉयल का मतलब ईमानदार होंगे उनके प्रति, राइट। तो वो इनके एक ऑर्डर पर, लॉर्ड के एक ही ऑर्डर पर क्या करते थे, अपनी जान न्यौछावर करने तक तैयार हो जाते थे। तो जैसे ही लॉर्ड की तरफ से कोई भी अगर इनको ऑर्डर मिलता था तो फौरन, चाहे वो ना तो दिन देखते थे ना रात देखते थे, तो फौरन चले जाते थे। और ये नाइट्स जो होते थे वो बहुत ज्यादा जो है वो तेजी से काम करने वाले और बहुत ही क्विक एक्शन लेने वाले हॉर्स राइडर होते थे, है ना। और इन्हीं की वजह से लॉर्ड की जो पावर थी वो डे बाय डे स्ट्रांग होती चली जा रही थी। तो इनके अच्छे काम के लिए लॉर्ड की तरफ से इनको जो लैंड ग्रांट की जाती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था फीफ, ठीक है। क्या कहा जाता था बच्चे? फीफ कहा जाता था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। आपको उन फैक्टर्स के नाम बताना है जो कि इस चैप्टर में भी आए हुए हैं, ठीक है। जो आपका लास्ट पैराग्राफ है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला, तो उसको जाकर के जरूर जरूर से समझिएगा। तो उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सोसाइटी एंड इकोनॉमी। आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताना है जो कि सोसाइटी पर भी और इकोनॉमी पर भी क्या करेगी, एक तरह से इफेक्ट डालेगी, एक तरह से प्रभाव डालेगी। तो आपको उन फैक्टर्स के नाम बताना है। तो क्या वो फैक्टर्स ग्रेजुअल एंड द ड्रामेटिक थे, या फिर रैपिड एंड द परमानेंट थे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड द इनर फैक्टर्स थे, या फिर मॉडरेट एंड द स्लो फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, यानी कि प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है उसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेजुअल एंड द ड्रामेटिक। अब देखो इससे क्या होता है, अब एक एग्जांपल लो जरा। आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां का कोई ना कोई हेड होगा, और वो हेड क्या करेगा, आपकी लोकेलिटी में बहुत अच्छे रोड को कंस्ट्रक्ट करवाएगा, वाटर सप्लाई है उसकी अरेंजमेंट करवाएगा, है ना। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, और इसी डेवलपमेंट की वजह से आसपास के एरियाज भी उसको देख करके अपने अपने एरियाज में डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब ठीक है, सभी में अपने अपने एरियाज में डेवलपमेंट हो गई, तो इससे स्टेट डेवलप होगा। स्टेट डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं इससे कंट्री को भी तो फायदा होगा ना। अब रोड का कंस्ट्रक्शन करा दिया, रोड बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा लोगों को सुविधाएं हो रही है ना। अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है उनको, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर उनको ट्रांसपोर्ट करने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तो इससे जो व्यापार है, ट्रेड है, वो भी बहुत अच्छे से रन करेगा, और इसी से ही गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो ये क्या करेंगे, ये दो फैक्टर्स ऐसे होंगे जो सोसाइटी और इकोनॉमी पर, दोनों पर बहुत बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। सो द आंसर विल बी ग्रेजुअल एंड द ड्रामेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा देयर वाज अ ग्रोइंग अनसर्टेनली। अनसर्टेनली का मतलब होता है जो निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना।
तो देयर वॉज अ ग्रोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू एंड द पर्पस ऑफ द मोनास्टिसिज्म बाय द। अभी मोनास्टिसिज्म क्या होता है पहले तो इसको सुनो। मोनास्टिसिज्म होता है जैसे आश्रम टाइप में होता है ना, जो लोग आश्रम वगैरह में रहते हैं, मतलब उनके जो थिंकिंग्स होती है वो रिलीजियस थिंकिंग होती है, ठीक है। और अपने रिलीजियस थिंकिंग की वजह से, रिलीजियस माइंडेड की वजह से वो सोसाइटी में जो है वो एक तरह से एमिकेबल नहीं हो पाते हैं, है ना, मिलजुल कर नहीं रह पाते। उनकी सोच जो है वो बाकी के लोगों से थोड़ी सी सोच अलग होगी। तो ये लोग क्या करेंगे कि अलग से अपना कोई भी रेजिडेंशियल एरिया बना लेंगे और वहां पर जाकर रहेंगे, ताकि उनको भगवान, मतलब जो भी वो ध्यान वगैरह करते हैं, मेडिटेट करते हैं, किसी तरह की इनको मेडिटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो वो अलग ही तरह के जो लोग होते हैं, रिलीजियस माइंडेड पीपल होते हैं, और वो अलग से जगह पर रहने लग जाते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम था वो कब से स्टार्ट हुआ? 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या फिर 16th सेंचुरी, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 14th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो देयर वाज अ ग्रोइंग अनसर्टेनली अबाउट, तो डे बाय डे इनकी जो एक सर्टेनिटी थी, राइट, तो वो बढ़ती चली जा रही थी। मतलब कोई इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था कि कब तक ऐसा होगा। तो इनकी जो अनसर्टेनिटी थी अबाउट द वैल्यू एंड द पर्पस, वैल्यू का मतलब क्या होता है? मूल्य होता है, ठीक है। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो इनका उद्देश्य क्या है और ये किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग जाकर रहने लगते हैं, रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, लोगों को धर्म वगैरह के बारे में बताएंगे। तो ये जो अलग से रहने वाला जो सिस्टम था इनका, या फिर अलग सा जो इनका सिस्टम था, रिलीजियस माइंडेड को लेकर के लोगों को जो एक धर्म के मार्ग पर ये चलाना चाहते थे, तो ये जो सिस्टम था वो कब से स्टार्ट हुआ? सो आंसर क्या हो जाएगा? 14th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 14th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। द किंग, उस किंग का नाम बताना है जिसने ये डिक्लेयर किया अपने आप को होली रोमन एम्परर है वो। तो उस किंग का नाम बताना है। तो चार्ले मैग्ने, या फिर आपके लुईस फर्स्ट, लुईस सेकंड, लुई थर्ड। तो आपको बताना है लुई फर्स्ट था, लुई सेकंड था, या फिर लुई थर्ड था, या फिर आपका चार्ले मैग्नी था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर विल बी चार्ले मैग्नी इज द करेक्ट आंसर। तो ये अपने आप को डिक्लेयर कराएगा कि वो रोमन एम्पायर का सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल राजा है, और इस तरीके से उसने अपने आप को क्या करा दिया? डिक्लेयर करा दिया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चेंज इन लैंड यूज पैटर्न वॉज सीन विद द फॉर्म ऑफ। अब किस में चेंजेस देखे गए? लैंड के यूज पैटर्न, मतलब लैंड किस तरह से यूज होती है, तो उसके पैटर्न में अब किस तरह के चेंजेस देखे जाएंगे, है ना। तो 2 फील्ड सिस्टम होगा, 3 फील्ड सिस्टम होगा, जूम सिस्टम होगा, या फिर आपका होगा ट्रांसुमेंस सिस्टम। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यानी कि ये जो लैंड होगी ना, तो इसको कितनी तरीके से यूज किया जाएगा, सिंपल सी भाषा में आपको ये बताना है, ठीक है। तो 2 फील्ड सिस्टम, या फिर 3 फील्ड सिस्टम, जूम सिस्टम, या फिर ट्रांसुमेंस सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 फील्ड सिस्टम। यानी कि 3 फील्ड सिस्टम में आपका ये आ जाएगा। एक वो एरिया होगा जहां पर रेजिडेंशियल एरिया होगा, एक वो होगा जहां पर खेतीबाड़ी की जाएगी, एक वो होगा जो थोड़ा सा रिलीजियस लोगों के लिए होगा। तो इस तरीके से जो लैंड होगी, पूरा का पूरा राज्य जो होगा, उसको 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा, और यही इस चैप्टर का थीम भी है, द 3 ऑर्डर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्टाइल लैंड वाज नोन एज। ये बहुत बार पूछा जाता है। फर्टाइल लैंड को क्या कहा जाता है? फ्रैंक्स कहा जाता है, गॉल कहा जाता है, मैनर कहा जाता है, या फिर फीव कहा जाता है। फर्टाइल लैंड जहां पर जो है लॉर्ड भी रहा करते थे, क्योंकि जहां पर फर्टिलिटी ज्यादा होगी, लोगों को काम भी वहीं पर मिलेगा, और वहीं पर रेजिडेंशियल एरिया होगा किसका? लॉर्ड्स वगैरह का, राइट। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर विल बी मैन्योर इज द करेक्ट आंसर। तो मैन्योर को क्या कहा जाता है? ये एक फर्टाइल लैंड होती है, और इसी फर्टिलिटी की वजह से ही लॉर्ड का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता था, जिसकी वजह से उसके पास पैसा आ रहा था, यानी कि स्टेट की इकोनॉमी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैन्योर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। वन ऑफ द ग्रेजुअल चेंजेस दैट अफेक्टेड द सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द वर्सल्स वाज। तो आपको बताना है वन ऑफ द ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब एक ऐसे चेंजेस के बारे में बताना है आपको जो कि अफेक्ट करेगा किसको? सोशल एंड इकोनॉमिक। जो हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें किस तरह के आपके जो ग्रेजुअल और आपका जो ड्रामेटिक फैक्टर्स थे, वो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं किस पर? सोसाइटी पर और एक इकोनॉमी पर। तो आपको उसी फैक्ट के बारे में सोचते हुए इसका आंसर देना है कि वन ऑफ द ग्रेजुअल चेंजेस एंड दैट अफेक्टेड द सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द वेसल। यानी कि लॉर्ड्स कौन हो गया?
मालिक हो गया, ठीक है, जो वहां का हेड हो गया, उनके बीच में, और जो प्रजा होगी, ठीक है, बाकी लोग जो होंगे उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस होंगे। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की वजह से एनवायरमेंट, तो आपको वो फैक्टर्स बताने, ठीक है, आपको ग्रेजुअल चेंजेस बतानी है, तो वो जो ग्रेजुअल चेंजेस है वो कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी होगी, या फिर एनवायरमेंट होंगे, या फिर लैंड यूज होगा, या फिर न्यू टाउन्स होगा। तो ये आपको बताना इसका करेक्ट आंसर, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेजुअल चेंजेस। बच्चे ये इनमें से ना इतने सारे आपको ये चेंजेस बताए गए, इनमें से एक चेंज ऐसा है जो कि सोसाइटी और इकोनॉमी पर क्या करेगा, बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा उसको, राइट। एक इफेक्ट होता है वो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, एक अफेक्ट होता है जो कि एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, ये आपको अफेक्टेड बताया, ठीक है। अफेक्टेड द सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द, अब किस किस के बीच में एक तरह का, ये मैंने कहा, क्या कहा, इस अफेक्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बुरा प्रभाव डालेगा, किस किस के बीच में, लॉर्ड और वेसल्स के बीच में, राइट। जो राजा होता है, हेड होता है, उसके बीच में, और वेसल्स यानी कि लोगों के बीच में, जो वर्किंग क्लास होगी। तो ये किस तरह का प्रभाव डालता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो आपको उस चेंज का नाम बताना है। तो एनवायरमेंट, लैंड यूज, या फिर न्यू टाउन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सबसे पॉजिटिव आंसर है, एनवायरमेंट। अब जिस एनवायरमेंट में लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो चीज प्रचलन में होगी, सिस्टम जो चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों का उस पर असर पड़ेगा। अब लोग, ठीक है, वो अपने लॉर्ड से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, लॉर्ड्स की जो डे बाय डे उनके ऊपर जो इंपोजिशन थी कि वो अपना मन मर्जी से काम करवा रहे थे, लोगों से बहुत ज्यादा काम करवाते थे, लेकिन उनको वेजेस वगैरह बहुत कम दिया करते थे। अब ये चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लोगों की लाइफ को भी इफेक्ट करेगी, सोसाइटी को भी इफेक्ट करेगी, और सोसाइटी के साथ साथ में इकोनॉमी पर भी ये इफेक्ट डालेगी, राइट। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, एनवायरमेंट इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्री पीजेंट्स वर। अब ये दो तरह के पीजेंट्स होते थे, एक तो होते थे फ्री पीजेंट्स, एक होते थे बॉन्डेड पीजेंट्स, राइट। तो जिनको क्या कहा जाता है, सर्व्स कहा जाता है। तो फ्री पीजेंट कौन होते थे, तो पीजेंट कम सोल्जर्स। तो ये पीजेंट्स भी होते थे और ये सोल्जर्स भी होते थे। ये क्या है आपका, टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड, या फिर टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड का मतलब होता है लॉर्ड के वेलविशर्स, प्रेयर ऑफ द लेबर रेंट इन द बेगार, या फिर डिनाइड ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स। वो होते थे जो कि पॉलिटिकल राइट को डिनाइड करते थे, मतलब मना करते थे। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट फटाफट से। सो आंसर क्या हो जाएगा, टेनेंट्स ऑफ लॉर्ड, ठीक है। तो इनको बोला गया था, मतलब इनके ऊपर ना एक तरीके से बहुत ज्यादा बंदिशें नहीं थी। शर्फ जो होते थे ना, SERF ये वर्ड आया होगा, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। मतलब ये तो फ्री सोल्जर, ये तो फ्री क्या थे, पीजेंट्स थे। तो ये कौन होते थे, टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड होते थे, मतलब लॉर्ड के वेल विशर्स होते थे। इनको फ्री कर दिया गया था। इनको जो है टैक्स दो तरह के दिए जाते थे ना, मतलब इनको दो तरह के टैक्स पे करने होते थे, ठीक है। एक तो रिलीजियस टैक्स होता था, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता था, स्टेट टैक्स होता था। तो आपको बताना है दोनों टैक्स के नाम, मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि रिलीजियस टैक्स कौन सा होता है और स्टेट टैक्स कौन सा होता है, ठीक है। तो फ्री पीजेंट को दोनों तरह के टैक्स ना देकर के एक स्टेट को ही टैक्स देना होता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो फ्री पीजेंट किसको कहते हैं, टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड को, ठीक है। मतलब लॉर्ड की तरफ से उनको फ्री कर दिया गया था, ठीक है, वो काम करते थे बाकी के पीजेंट्स की तरह से शर्फ, लेकिन इनको ज्यादा यहाँ पर बॉन्ड किया जाता था, है ना। इनसे काम ज्यादा करवाया जाता था। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल बना रखी थी, बहुत ज्यादा दुख भरी होती थी कंपैरेटिव टू फ्री पीजेंट्स के, है ना। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Who was विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट कौन थे, तो आपको बताना है इनमें से ड्यूक ऑफ द नॉर्मैंडी, नेक्स्ट आता है ड्यूक ऑफ द एक्सटेटर, नेक्स्ट आता है ड्यूक ऑफ द सोमेरसेट, या फिर ड्यूक ऑफ द डार्लिंगटन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर विल बी ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, ठीक है। ड्यूक किसको कहते हैं, पार्लियामेंट को, राइट। तो रोमन की जो वो थी पार्लियामेंट थी, उसको क्या कहा जाता था, ड्यूक कहा जाता था, ठीक है। ड्यूक ऑफ द नॉर्मैंडी इन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। फ्री द नाइट वाज गिवन अ पीस ऑफ लैंड बाय द लॉर्ड। देखो क्या कह रहा है, फ्री द नाइट वाज गिवन अ पीस ऑफ लैंड बाय द लॉर्ड। आपको ये क्वेश्चन पहले किसी और तरीके से पूछा था, अब किसी और तरीके से पूछा गया है। आपको उस पीस ऑफ लैंड का नाम बताना है जो लॉर्ड की तरफ से नाइट्स को दी जाती थी, राइट। तो फ्रैंक्स हो गया, टॉल हो गया, मेनॉर हो गया, या फिर फीफ हो गया। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर,
बिल्कुल सही आंसर। जो आपने पहले बताया था आंसर वही रहेगा, बस पूछने का तरीका इसका अलग था। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूरोप विटनेस चेंज इन लैंड। क्या कहता है, यूरोप विटनेस्ड, यूरोप इस बात का गवाह है कि जो लैंड यूज की जाती थी, स्विच फ्रॉम द 2 फील्ड इनटू द 3 फील्ड सिस्टम। तो पहले तो 2 ही कैटेगरीज होती थी, है ना, अमीर और गरीब होते थे, लेकिन अब ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए थे। एक रिलीजियस पीपल का भी एक ग्रुप बन गया था, तो इस तरीके से 3 ये जो है वो कैटेगरीज बनेंगी। तो यूरोप इस बात का गवाह है कि चेंज इन द लैंड यूज स्विच फ्रॉम, जो कि पहले 2 फील्ड थी और अब उसमें चेंज होकर के 3 फील्ड सिस्टम में आ गई है ड्यूरिंग द डैश 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी या फिर 13th सेंचुरी, राइट। तो वो ये चेंजेस कब हुए थे ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आंसर विल बी 11th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जो है, चाहे वो आपका एमसीक्यू है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, और बाद में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी, तो आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हुए जाना है। ठीक है, और ये जो आपके एमसीक्यूज होते हैं ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो इनको जरूर से टिक मार्क जरूर करते जाइएगा, समझते जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैथेड्रल टाउन एट्रीब्यूट टू। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैथेड्रल टाउन, ठीक है, तो कैथेड्रल टाउन क्या चीज होती है, कैथेड्रल टाउन किसको कहते हैं, जहां पर एक बहुत सारे मतलब चर्चेस बने होंगे, दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है चर्चेस में आएंगे अपने लॉर्ड को, जो भी उनको वर्शिप वगैरह करना होता है, तो इस वजह से वो आसपास में ना बहुत सारे लोग सेटल्ड हो जाते हैं, तो वही उसमें क्या बन जाता है, जहां पर बहुत सारे चर्चेस बनाए जाएंगे और उन्हीं चर्चेस की वजह से लोगों को काम धंधा मिलेगा, काम मिलेगा तो लोग वहीं पर सेटल्ड हो जाएंगे, राइट। तो वो क्या बन जाएगा, एक कैथेड्रल टाउन बन जाएगा। ठीक है, सो हायर यील्ड इन द यील्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको बताना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैथेड्रल टाउन एट्रीब्यूटेड, तो ये किससे एट्रीब्यूटेड थे, हायर यील्ड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रमोशन ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है, बिजनेस प्रमोशन ड्राइव अंडर द शेड ऑफ द रिलीजन, या फिर द कंट्रीब्यूशन एंड द सब्सक्रिप्शंस बाय द craftsmen, artisans, merchant and the common people. So what will be the correct answer? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था, हिंट तो मैंने दे ही दिया था कि जिसकी वजह से लोगों को काम वगैरह भी मिलेगा और वहीं पर लोग सेटल्ड हो जाएंगे। ठीक है, वहीं से ही उनकी ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। अब सोचो जरा कि कहीं पर चर्च बन रहा, ठीक है, तो चर्च बनने में जो काफी सारे मटेरियल भी चाहिएगा, है ना, कंस्ट्रक्शन में मटेरियल चाहिए होता है, ब्रिक्स चाहिए होती हैं, स्टोन चाहिए होता है, सीमेंट्स चाहिए होती हैं, रॉड्स, आयरन रॉड्स जो होती हैं वो चाहिए होती है, तो काफी सारे डेकोरेशन के सामान भी चाहिए होते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं से तो ये मटेरियल लाएंगे ना, तो वो शॉपकीपर क्या करेंगे, जो बल्क में जो सामान उठाते हैं ना, तो वहीं पर ही वो लोग अपनी शॉप्स वगैरह लगा लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, और वहीं से ही वो सारे सामान जो है वो चर्च के कंस्ट्रक्शन में देने लगेंगे। तो इससे क्या बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है ना। तो बिजनेस प्रमोशन डिराइव्ड अंडर द शेड ऑफ द रिलीजन, रिलीजन के नाम पर एक तरह से बिजनेस ही तो रन कर रहा है ना, तो ये रिलीजियस भी एरिया बनेगा, और क्या बनेगा, इससे इनकम वगैरह भी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस प्रमोशन डिराइव्ड अंडर द शेड ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज कंसिस्टेड ऑफ। न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पहले बहुत ही पुराने तरीके से एग्रीकल्चर हुआ करती थी, लेकिन अब एग्रीकल्चर भी, क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा इनकम होती थी स्टेट की, तो अब स्टेट क्या करेगा, एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देने लगेगा, एग्रीकल्चर के नए नए टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज करने लगेगा। तो न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज, तो इसमें नई जो टेक्नोलॉजी थी एग्रीकल्चर में, तो वो कौन सी होंगी, रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड, यूज ऑफ हैवी आयरन टिप्ड प्लोज, जिस हल में काफी ज्यादा लोहा लगा होगा, और उस लोहे की वजह से जमीन को जब टिल्ट किया जाता है ना, लैंड को जब टिल्ट किया जाता है, तो ये लैंड हो गई, तो इस लैंड में जब प्लो किया जाएगा, ठीक है, और वो प्लो आयरन शेयर्स होते थे, है ना, तो उस प्लो की उस जो प्लो की जो कॉर्नर होता था उसमें आयरन कोई भी नुकीली चीज लगाते थे लोहे की, जिसकी वजह से जब वो खुदाई होती थी, लैंड को जब टिल्ट किया जाता था, तो वो अंदर से डीप से ज्यादा उसको टिल्ट किया जाता था, ताकि प्लांट को ग्रो करने में जो उसको जमीन से जो भी जो उनके रिक्वायरमेंट्स होती है वो उनको सॉइल से अच्छी तरीके से मिल सके, जिससे प्लांट बहुत अच्छा सा ग्रो कर सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, और फिर शोल्डर हार्डनेस ऑफ द बुलक, या फिर ऑल ऑफ देम। तो क्या होगा, अब ये शोल्डर हार्डनेस ऑफ द बुलक, तो आपने भी देखा होगा जो बैल वगैरह होते हैं तो इनके पीछे हल बांध देते हैं, और फिर इस तरीके से किसान उनको हल चलाते हुए आगे लेकर जाता है ना, तो ये भी क्लोइंग करने का क्या था, ये सारा
सारा का सारा न्यू टेक्नोलॉजीज में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड, तो लैंड को भी रिक्लेम किया जाएगा कि लैंड अगर फर्टाइल नहीं है तो उसमें भी अच्छी तरह की खाद वगैरह डाली जाएगी, है ना। और उसके साथ साथ में आयरन टिप्ड वाले प्लो यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका, और इसके लिए बुल्लक जो है यूज किए जाएंगे, बैलों को यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से अब इंसान को खुद से हल नहीं चलाना पड़ेगा, अब वो बैल के पीछे बांध करके उसकी तरह से उसको प्लोइंग का काम करेंगे। और ये नई टेक्नोलॉजीज में सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज कंसिस्ट, अच्छा ये हो गया। तो अब चलते हैं आगे, तो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमारे जो जितने भी इस चैप्टर से एमसीक्यूज बन सकते थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे, तो वो ये सारे यही थे। बस एग्जाम में जाने से पहले कि सारे एमसीक्यूज देखकर जाइएगा। अब हम करते हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। डिस्क्राइब द टू फीचर्स ऑफ द अर्ली फ्यूडल सोसाइटी इन फ्रांस। आपको बताना है उन दो फीचर्स के बारे में बताना है जो कि अर्ली फ्यूडल सोसाइटी किसमें थी, फ्रांस में। अब ये फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है, फ्यूडल सिस्टम को समझो। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, अ रिलेशन बिटवीन द लॉर्ड एंड द वेसल्स कह सकते हो, ठीक है, लॉर्ड एंड द क्या कह सकते हो, पीजेंट्स कह सकते हो। तो जो पीजेंट्स और लॉर्ड के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वही कहलाता है फ्यूडल सिस्टम, है ना। लॉर्ड के पास बहुत ज़्यादा लैंड होती है और उस लैंड पर काम करने वाले पीजेंट्स होते हैं, तो इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाता है, फ्यूडल सिस्टम कहलाता है। तो जब ये फ्रांस में आया तो किस तरह के दो फीचर्स इसके बताने हैं, तो कोई भी दो बातें बता सकते हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन द फ्यूडल सोसाइटी द पीजेंट कल्टिवेटेड देयर लैंड एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड। यही बात मैंने बताई थी कि लॉर्ड के पास बहुत ज्यादा लैंड होती है और लैंड पर काम करने के लिए पीजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, द पीजेंट परफॉर्म द लेबर सर्विस फॉर द लॉर्ड। अब ये लॉर्ड क्या करेंगे, ये पीजेंट्स क्या करेंगे, लॉर्ड को अपनी सर्विसेज देंगे, है ना, उनके लिए काम करेंगे। हु इन एक्सचेंज प्रोवाइड द मिलिट्री प्रोटेक्शन। अब अगर ये जो पीजेंट्स होते हैं अगर वो लॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं तो लॉर्ड की तरफ से उनको क्या अश्योरिटी दी जाती है, लॉर्ड की तरफ से अश्योरिटी दी जाती है कि वो उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, यानी उनके जीवन की रक्षा करेगा। तो इस तरीके से अब ये जो कनेक्शन है ये बाद में हमारे इंडिया में भी आएगा कि जो क्षत्रिय जो राजा होते हैं उनका काम क्या होता है, वॉरफेयर में एंगेज रहना और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है ना। तो ये सिस्टम जो है पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो लॉर्ड का काम होता है, किंग का काम होता है, वो सबसे पहले अपने राज्य में रहने वाले लोगों की लाइफ की प्रोटेक्शन करना होता है। तो लॉर्ड की तरफ से उनको क्या अश्योरिटी दी जाती है कि वो उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे। सेकंड पर अगर हम बात करते हैं, दो फीचर्स बताने, तो फर्स्ट फीचर आपका ये हो गया, सेकंड फीचर हम ये बात करने वाले हैं। फ्रेंच प्रीस्ट बिलीव इन द कंसेप्ट दैट पीपल वर मेंबर ऑफ द वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स। ये जो फ्रेंच प्रीस्ट थे यानी कि जो भी रिलीजियस माइंडेड थे, आप ये लगा सकते हो फ्रांस में, वो क्या कहा करते थे कि जैसे एक परिवार में दो तीन भाई हैं, ठीक है, मिलकर रहते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो सारे के सारे एक ही काम करें। ठीक है, जरूरी तो नहीं सबका दिमाग एक ही जैसा हो, कोई किसी चीज में अच्छा होगा, कोई किसी चीज में कम होगा। तो ऐसे ही ये पूरा हमारा स्टेट है, पूरी ये दुनिया है ना। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता होगा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता है लेकिन वो क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकता है कि वो डांस में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकता है वो म्यूजिक में बहुत ज्यादा अच्छे हो, सिंगिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो, है ना। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा हो। अरे भाई, सभी की अपनी अपनी इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ही ये जो फ्रेंच प्रीस्ट होते थे ये कहते थे कि बिलीव, ये विश्वास किया करते थे, द कंसेप्ट ऑफ द पीपल वर मेंबर ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। तो उनके वर्क के बेस पर उनको कैटेगराइज किया गया है, उनके वर्क पे बेस पर उनको कैटेगराइज किया गया। जैसे मान लीजिए एक घर में तीन भाई रहते हैं, है ना, तो उन तीन भाइयों में से किसी का इंटरेस्ट होगा बिजनेस में बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, इसका इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस में बहुत अच्छा है। सेकंड जो है वो डांस बहुत अच्छा करता है, आप में से कौन अच्छा डांस करता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। और एक थर्ड जो होता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेगा। तो ये जो प्रीस्ट थे ये यही कहते थे कि पूरी जो हमारी सोसाइटी है वो उसके काम के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, जिनमें से एक क्या होगी, एक होगी नोबिलिटी, ठीक है, एक क्या होगी, नोबिलिटी होगी, नोबिलिटी ये सेकंड नंबर की होगी, ठीक है। फर्स्ट नंबर की क्या होगी, क्लर्जी होगी, फर्स्ट नंबर की क्या होगी, क्लर्जी होगी, ठीक है, ये रिलीजियस पीपल होंगे। और जो थर्ड होगी आपकी ये होगी पीजेंट्री, ठीक है, ये क्या होगी, ये होगी पीजेंट्री, राइट, ये थर्ड कैटेगरी होगी। तो
प्रिस्ट प्लेस देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर, प्रिस्ट ने अपने आप को पहले ऑर्डर में रखा, नॉबल्स को सेकेंड ऑर्डर में रखा जाएगा, एंड द पीजेंट एंड द फ्री एंड अनफ्री ग्रुप्स इन द थर्ड ऑर्डर। तो ये जो वर्किंग क्लास पीपल होंगे ना, इनको थर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। तो काम के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया। एक वो होंगे जिनके पास बहुत सारी लैंड होगी, तो उसको तो लॉर्ड बना दिया जाएगा, उसको तो वो तो नोबल बन जाएगा। एक वो होंगे जो रिलीजियस माइंडेड होंगे, ठीक है, उनका धर्म कर्म में ज्यादा विश्वास रहेगा कंपैरेटिव टू सोसाइटी के, ठीक है, उनका ग्रुप एक अलग बना दिया जाएगा जो कि क्लर्जी कहलाएगा। और थर्ड होंगे जो कि काम, जो कि ट्रेड को लेकर के या फिर एग्रीकल्चर को लेकर के या पैस्टोरलिज्म को लेकर के जो भी वर्किंग क्लास पीपल होते हैं, वो सारे के सारे थर्ड कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। तो ये आपको दो फैक्टर्स लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा ये, हाउ डिड द लॉन्ग टर्म चेंजेस, आपको किस तरीके बताना है, लॉन्ग टर्म चेंजेस के बारे में बताना है, इन द पॉपुलेशन लेवल्स अफेक्टेड इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। बच्चे देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2 बार तो मैं एमसीक्यूज में आपको करा चुकी हूँ और इस बार जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझ कर जाइएगा। हाउ डिड द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द पॉपुलेशन लेवल अफेक्टेड द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी इन यूरोप। तो ये जो फैक्टर्स होंगे, ये किस तरह से एक यूरोप की सोसाइटी पर इफेक्ट डालेंगे, आपको उन चेंजेस के बारे में बताना है। एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर रिजल्टेड, अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन बढ़ेगा, क्योंकि उसी से ही गवर्नमेंट की इनकम हो रही थी ना, तो गवर्नमेंट की जिस चीज से ज्यादा इनकम हो रही है, तो उसी पर अगर ज्यादा ध्यान देगी तो उसे और ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती है। बाकी के जो काम थे वो ठीक है, चल रहे थे, लेकिन वो इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थे जितना कि एग्रीकल्चर में होता था। तो एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, इस एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन को देखते हुए पॉपुलेशन तेजी से ग्रो करने लगती है ना, पॉपुलेशन तेजी से ग्रो करने लगती है। अब जो काम एक फील्ड में जो लोग 10 फैमिलीज काम करती थी, अब वो उनकी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ेगा, तो वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। लोगों के काम करने का जो पहले 10 लोग किया करते थे, 5 लोग किया करते थे, वहां पर 20 लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो इसके लिए, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा अल्टरनेट कोई ऑप्शन था भी नहीं जिसमें वो जाकर के काम कर सके। एक यही ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ऐसा था जिसपे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है बिजी हो रहे थे, ठीक है, एंगेज हो रहे थे। तो इसकी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से बढ़ने लगी, और इसी एग्रीकल्चर की वजह से ट्रेड भी बढ़ेगा, ठीक है, ट्रेड बढ़ेंगे, टाउन बढ़ेंगे, लोग जहां पर रेजिडेंशियल अपना एरिया बनाएंगे, जहां से ट्रेड बहुत अच्छे से होगा, आने जाने की उनको फैसिलिटीज मिलेगी। अब वही किसमें बन जाएंगे, वो टाउन में कंट्रोल हो जाएंगे, टाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से ही जो कैथेड्रल टाउन्स वगैरह बनेंगे, लोगों को जहां पर काम धंधा मिलेगा अपना, वहीं पर वो सेटल्ड हो जाएंगे। लोग एग्रीकल्चर करेंगे, एग्रीकल्चर में जो सरप्लस ग्रेन होता है, जो एक्स्ट्रा ग्रेन होता है, उनकी अब एक्सपोर्टिंग जो है वो बाकी के दूसरे स्टेट में हुआ करेगी, इससे स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यही तो सारा क्वेश्चन था ना, इकोनॉमी एंड द सोसाइटी इन यूरोप। तो यूरोप पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम, यूरोप की पॉपुलेशन जो थी वो 42 मिलियन इन 1000, ठीक है, तो 1000 में 42 मिलियन थी, है ना, और बाद में फिर ये 33 मिलियन हो जाती है 1300 में, राइट। तो ये ईयर है, यानी कि 1300 में ये 73 मिलियन हो जाती है, जबकि 1000 में ये 42 मिलियन थी। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई ना, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो अब रिसोर्सेज की भी तो कमी पड़ने लगेगी। अब मैंने बताया ना कि जो इस फील्ड में 10 फैमिली काम करती थी, अब वहां पर 20 फैमिली काम करने लगेगी, फिर उसके बाद फिर और ज्यादा 25 फैमिली काम करने लगेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, ठीक है, ट्रेड तो बढ़ रहा है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है ना। नाउ सरप्लस फूड प्रोटेक्शन इंक्रीज द लाइफ स्पैन। अब सरप्लस क्या होता है, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। अगर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि पूरी जितना भी प्रोडक्शन निकला है वो सारा किसान खुद ही यूज करेगा, खुद ही खाएगा, उसको नहीं ना। तो उसे क्या करेगा, या तो स्टेट उसे खरीदेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनसे खरीदेगी, या फिर वो अपने जो भी वो ग्रेन होंगे उसको मार्केट में सेल करने के लिए जाएगा। तो ये जो सरप्लस फूड होता है, प्रोटेक्शन इंक्रीज द लाइफ स्पैन, इसी से ही लोगों की लाइफ स्पैन जो है वो डिपेंड करती है। मैनी न्यू सिटीज जो है बनने लगेंगी, दे बिकम द इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कमर्शियल सेंटर। अब जहां इस तरह की ट्रेडिंग होगी कि फूड का जो सरप्लस जो रेशियो है वो जाकर के एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट जहां पर होता है, कोई उसको खरीदता है, कोई उसको सेल करता है, ठीक है, आने जाने के लिए, तो ये सारी चीजें कहाँ होने लगेगी, ये सारी चीजें आपकी होने लगेगी टाउन्स में, और यही क्या बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कमर्स सेंटर बन जाएंगे। द बिगर टाउन हैड द पॉपुलेशन अबाउट द 3000, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो
जो सबसे बड़ा टाउन होता है उसमें बहुत ज्यादा लोग रहेंगे और इस ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से वहां पर काम भी लोग ज्यादा किया करेंगे। पीजेंट्स सोल्ड देयर सरप्लस ग्रेन, अब ये जो पीजेंट्स होंगे, किसान होंगे, ये अपना सरप्लस ग्रेन होगा वो सिटीज की तरफ क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एंड बॉट द टूल्स एंड द क्लोथ, और बदले में उनसे क्या लेंगे, बदले में उनसे क्लोथ्स लेंगे, कपड़े लेंगे और क्या करेंगे, टूल्स वगैरह लेंगे, ताकि उन टूल्स को अपने एग्रीकल्चर में उसको यूज कर सके, कपड़े वगैरह पहनने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, व्हाई डिड नाइट बिकम अ डिस्टिंक्ट ग्रुप। अब ये जो नाइट होंगे ये क्यों इतना डिस्टिंक्ट ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये बहुत पावरफुल था लेकिन इनकी पावर भी इतनी ज्यादा थी, फिर ये क्यों इनको खत्म कर दिया गया है ना, क्यों इनको हटा दिया गया, क्या वो रीजन था। सो व्हाई डिड नाइट बिकम अ डिस्टिंक्ट ग्रुप व्हेन डिड दे डिक्लाइन, और फिर ये कब डिक्लाइन हुआ आपको बताना है। इतनी पावरफुल होते हुए, मतलब आप ये लगा सकते हो कि एक तरह से हमारी बटालियन फोर्स का नाम सुना है ना, तो बटालियन फोर्स क्या करते हैं, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, चाहे वो इंटरनली है चाहे वो बाहर की है, तो खास करके इंटरनली जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं तो उसमें एक स्पेशल फोर्स बुलाई जाती है जिसको बटालियन फोर्स कहते हैं ना। तो सेम वो ना क्विक एक्शन लेती है, क्विक एक्शन लेती है और उस क्विक एक्शन की वजह से क्विक रिजल्ट भी निकलता है। तो ये जो नाइट्स होते थे ना, ये क्विक क्या थे, ये एक्शन लेने वाले थे, आप क्विक एक्टर कह सकते हो है ना। तो इनसे क्या होता था कि एक तरफ बस लॉर्ड की तरफ से कोई ऑर्डर मिला इनको और फटाफट से वो काम में अपने लग जाते थे। और जब ये एक नाइट के रूप में जब इनको पोस्ट दी जाती थी तो इनके लॉयल्टी की वजह से कि वो लॉयल जो लॉर्ड होते हैं वो उनके प्रति कितने ज़्यादा वफादार रहेंगे, कितने ज़्यादा लॉयल रहेंगे, तो इस तरह की एक ऑथ टेकिंग पहले से स्टार्टिंग में करवाई जाती है, जैसे हमारे सोल्जर्स की करवाई जाती है ना जब वो आर्मी में भर्ती होते हैं। तो ऐसे ही नाइट जो है वो कसम खाता था कि मैं मरते दम तक अपने लॉर्ड के प्रति जो है वो ईमानदार रहूंगा, मैं लॉयल रहूंगा और जो है मतलब मेरा जो है तन मन धन से मैं अपने लॉर्ड के लिए समर्पित हूँ, राइट। तो इस तरीके से लॉर्ड भी उनके लिए बहुत ज्यादा एक उनको स्पेशल अटेंशन दिया करता था कि उनके अच्छे कामों की वजह से उनको जमीन वगैरह ग्रांट कर दिया करता था, जिसको क्या कहा जाता है, फीफ कहा जाता है ना। तो ये इतनी पावर होते हुए ये कब डिक्लाइन हो जाता है, इनकी धीरे धीरे इमेज, इनकी पावर जो है वो कब खत्म होने लगती है, ये सारा आपको बताना है। फ्रॉम द 9th century frequent the localized war in Europe। अब हम 9th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। यूरोप में ना बहुत सारे क्या होने लगते हैं, वॉर होने लगते हैं, और यूरोप में इतने सारे फ्रीक्वेंटली वॉर हो रहे थे। फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार अटैक करना, बार बार यूरोप के जो राजा थे वो दूसरों पर अटैक कर रहे हैं, दूसरे राजा यूरोप पर बार बार आकर के अटैक कर रहे हैं, तो इससे यूरोप इंटरनली डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो यूरोप डिमांडेड द गुड कैवलरी बिकॉज, अब इस वजह से यूरोप को क्या चाहिए था, गुड कैवलरी चाहिए थी, अच्छे तरह के घुड़सवार चाहिए थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेकर और दुश्मनों को हरा सके और वो पर्टिकुलर जो भी किंग होता है उसको जिताया जा सके। तो एक अच्छे सोल्जर्स का होना आर्मी में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी, और इसीलिए एक अच्छे तरीके से उनको तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि वो एक्शन पर खुद जल्दी ही जो है वो उस पर इंप्लीमेंट कर सके। बिकॉज द एमेटर पीजेंट सोल्जर्स कुड नॉट प्रोवाइड द बेटर डिफेंस। अब ये जो वो पीजेंट्स होते थे ना, पीजेंट सोल्जर होते थे, मतलब जो लॉर्ड के लिए जो काम करते थे है ना, जो लॉर्ड के लिए काम करते थे तो वो पीजेंट्स होते थे। इन्हीं पीजेंट्स में से ही सोल्जर्स बना दिए गए थे। इनको लड़ना वड़ना नहीं आता था, इनको एग्रीकल्चर करना आता था, लेकिन जो लॉर्ड होता था इनसे डबल काम लिया करता था। इनको सोल्जर्स के रूप में भी यूज किया करता था, इनको पीजेंट के रूप में भी यूज किया करता था। लेकिन पर्टिकुलर अगर दो अलग अलग कैटेगरी बनेगी कि सोल्जर्स को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो वो अपना एक अलग काम करेगा। यहां पर पीजेंट्स को अगर एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज अगर बता दी जाए, किस तरीके से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज को यूज करके, टूल्स को यूज करके वो किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन वो दो काम एक से ही करवा रहा था। अब दो नाव में अगर हम लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है फिसलेंगे जरूर, स्लिप होने का डर रहता है। तो एक मैदान में दो तलवार तो नहीं रह सकती हैं। इनकी वजह से बार बार यूरोप जो हार रहा था, ठीक है। अब यूरोप को जरूरत थी किसी की, एक ऐसे ग्रुप की जो कि बहुत जल्दी एक्शन ले और वो उसी एक्शन से हम दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सके। तो अब इनकी जो कमी जो महसूस होगी वो क्या होगी, अब उनको नाइट्स में रिक्रूट कर दिया जाएगा, एक नया सेक्शन बनाया जाएगा लोगों का, और उनको क्या कहेंगे, द नाइट्स कहेंगे, प्रोवाइडेड द कैवलरी। अब इनको एक हॉर्स राइडर के रूप में रिक्रूट किया जाएगा और उनसे कसम, जब वो भी ऑथ टेकिंग करवाई जाती थी तो वो सारी जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन होती थी वो अप्लाई करवाई जाती थी।
दे वर लिंक्ड टू द लॉर्ड्स हु वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग। और ये कौन होते थे? ये लॉर्ड के प्रति बहुत ज्यादा वफादार होते थे, और लॉर्ड जो है वो किंग के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होता था। ठीक है, तो पहले किंग होता था, फिर लॉर्ड होता था, और उसके बाद नाइट्स होते थे। इस तरीके से ये चलते थे। सो द लॉर्ड गेव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड। अब लॉर्ड की तरफ से उनके अच्छे कामों की वजह से नाइट्स को क्या दी जाती थी? पीस ऑफ लैंड दी जाती थी, जिनको क्या कहा जाता था? फीफ कहा जाता था। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता था? फीफ कहा जाता था। एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट, और फिर उनको प्रॉमिस किया जाए कि तुम्हारे जीवन की रक्षा करना मेरा काम है। ये अश्योरिटी दी जाती थी किनकी? लॉर्ड की तरफ से पीजेंट्स, इनको नाइट्स को। द नाइट डिक्लाइन व्हेन द फ्यूडल ऑर्डर स्टार्टेड द डिक्लाइन। और जब नाइट कब डिक्लाइन होता है? जब फ्यूडल सिस्टम आता है ना। फ्यूडल सिस्टम जब जो है वो सीधा कनेक्शन होगा किसका? लॉर्ड और पीजेंट का, बीच में से इनको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे इनकी पावर जो थे वो खत्म होती चली जाएगी। राइट, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द मेडिवल मोनेस्ट्रीज। अब मेडिवल यानी कि मध्यकाल में ये जो मोनेस्ट्रीज होंगी, मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? जैसे हमारे यहाँ आश्रम वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे क्रिश्चियंस में क्या होते हैं? मोनेस्ट्रीज होती हैं, है ना। तो ये जो किस तरह के फंक्शंस करेंगी, मोनेस्ट्रीज का फंक्शन क्या होता था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अपार्ट फ्रॉम द चर्च, ठीक है, चर्च के अलावा बात हो रही है, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम द चर्च डीपली रिलीजियस क्रिश्चियन, तो जो बहुत ही ज्यादा जो भगवान में विश्वास रखते थे, डीपली रिलीजियस क्रिश्चियंस चॉज टू लीव आइसोलेटेड लाइफ। इन्होंने चूज किया कि हम लोग सोसाइटी में नहीं रह सकते, क्योंकि इससे हम भगवान में ध्यान नहीं लगा सकते हैं, तो ये लोग अलग से अपना एक रेजिडेंशियल एरिया बना लेंगे। जो कौन होंगे? रिलीजियस पीपल होंगे, है ना, रिलीजियस माइंडेड पीपल होंगे। अपार्ट फ्रॉम द चर्च, चर्च के अलावा मोनेस्ट्रीज की बात हो रही है, जहां पर वो लोग रहेंगे। जैसे बुद्धिस्ट में मॉन्क रहते थे ना, तो वो अलग से संघ वगैरह में रहते थे, है ना, तो उनका अपना एक अलग ही ग्रुप होता था। हालांकि जो था वो स्तूपास होते थे, लेकिन ऐसे ही चर्च होते थे, लेकिन चर्च में ना रह करके हम क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो जो एक्चुअल में वो जो डिवोशन दे सकते हैं अपने गॉड को, वो नहीं दे पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम अलग से रहेंगे और अलग से एक एरिया बनाएंगे। तो ये लोग सोसाइटी से अलग रहने लग जाते हैं। इट इन कंट्रास्ट टू क्लरिक्स हु लिव अमंग द पीपल इन टाउन एंड द विलेज। ठीक है, अब ये जो क्लर्क्स होंगे, ठीक है, ये जो क्लर्जी वाला पार्ट होगा, ये लोग चर्च में रहेंगे, तो चर्च में जो भी लोग उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं, है ना, तो उनसे पहले क्या लिया जाता था? उनसे पहले एक तरह का टैक्स लिया जाता था। जैसे मान लो कोई भी पीजेंट की तरफ से, ये जो शर्फ होते थे ना, जो एक फ्री पीजेंट होते थे, एक बॉन्डेड पीजेंट होते थे, तो जो बॉन्डेड पीजेंट होते उनको क्या कहा जाता था? उनको शर्फ कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? शर्फ्स कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, अगर इनको अपने बेबी का नामकरण भी करवाना होता था ना, गॉड और फादर की जो ब्लेसिंग्स होती थी वो लेने के लिए जाना होता था, तो पहले इनको टैक्स देना होता था, है ना। तो टिथ और टाइले बता देती हूँ, है ना। तो अब ये आपको बताना आधा काम मैंने कर दिया है। टिथ और टाइले दो तरह के टैक्स होते थे, एक स्टेट टैक्स होता था, एक रिलीजियस टैक्स होता था। तो स्टेट टैक्स कौन सा होता था, रिलीजियस टैक्स कौन सा होता था, मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिखकर बताएंगे। वैसे तो मुझे पता है तुम लिखोगे तो हो नहीं, है ना, कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके तो बताओगे नहीं। आलस बहुत ज्यादा है, हमेशा याद रखना बच्चे, ये आलस जो होता है ना, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना। तो आलस को आपको दूर भगाना है, और जितने ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे अपनी स्टडी में, उतने ही ज्यादा आप देखना आपके अंदर कितना अच्छा चेंजेस आएगा, है ना। एक्टिव रहोगे अपनी स्टडी के प्रति, टीचर जो कुछ पढ़ा रही है उसको समझोगे, तो लाइफ जो है वो धीरे धीरे आपकी देखना बहुत ज्यादा आपको खुश लगने लगेगी, है ना। मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, इसलिए ध्यान से समझना है, और टीचर जो भी होमवर्क देती है तो उसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो पीपल इन टाउन इन द विलेज, तो दे लिव्ड इन द रिलीजियस कम्युनिटी। तो ये क्या करेंगे, दे लिव्ड। अभी जो मोनेस्ट्रीज होंगे इनके फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि वो लोग होंगे जो बिल्कुल सोसाइटी से दूर रहेंगे, इन कंट्रास्ट टू द क्लरिक्स हु लिव्ड अमंग द पीपल इन टाउन एंड विलेज। ठीक है, तो ये टाउन और विलेज से थोड़ी सी दूरी पर रहेंगे लोग। क्या करेंगे इनसे, ठीक है, ये लोग लोगों को धर्म से रिलेटेड बातें बताया करते थे, लेकिन ये अपने आप को जहां पर इनका रेजिडेंशियल एरिया होगा वो थोड़ा सा दूर होगा। दे लीव्ड इन द रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड द एबे। तो ये जहां पर रहेंगे, जिस एरिया में रहेंगे, है ना, ये सोसाइटी है पूरी, ठीक है, ये सोसाइटी के लोग हैं, और ये सोसाइटी से थोड़ा सा अलग रहेंगे। तो जिस एरिया में वो रहेंगे ना, उनको क्या कहा जाता था, अबेज कहा जाता था, और इन्हीं को ही, अबेज को ही मोनेस्ट्रीज का नाम दिया जाता था। ठीक है,
दे वर बिल्ट इन द प्लेसेस वेरी फॉर फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन। तो ये वही हैं लोग जो ह्यूमन हैबिटेशन से, मतलब कि जो नॉर्मल लोग रहते थे सोसाइटी में, उनसे ये अलग होकर रहेंगे। तो इनका ये फंक्शन होता था, ठीक है। और फंक्शंस के साथ साथ में आप उसके थोड़े से अगर बताना चाहते हो कि किस तरह के इनके काम हुआ करते थे, लोगों को एक सही गाइडेंस देना, लोगों को धर्म के बारे में बताना, तो इस तरह की बातें जो है वो लोगों को बताया करते थे। सोसाइटी में एक तरह से लोगों के अंदर धर्म से, रिलीजियस से रिलेटेड जो है लोगों के माइंड में जो बातें डालेंगे वो यही लोग करेंगे, है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। और समझ में आ गई हो तो जो मैंने आपको होमवर्क बताया है, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बताए हैं, राइट, 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बताए हैं, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। एक होगा आपका टेथ, एक हो जाएगा आपका टाइनी, ठीक है। तो ये दोनों टेक्स्ट, ये कौन सा होता है और ये कौन सा होता है, ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका होमवर्क होगा। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आ गई हो तो क्या करना है, अगर आ गई हैं तो आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी के अभी इसको कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका एग्जाम टाइम आने वाला है और आपको सारी चीज़ें, चाहे वो एमसीक्यूज़ है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, वन शॉट है, या फिर आपके टॉपिक वाइज वीडियो हैं, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो क्या करना है आपको, और बाकी बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद जैसे हमारा एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ वाला ये जो सीरीज़ खत्म हो जाएगी, हमारा ये जो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम इसके बाद लेकर आएंगे एमसीक्यूज़, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको कहीं पर भी कुछ कमी ना लगे, आपको चैप्टर को समझने में वो सारी चीज़ें आप समझ पाओगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क मुझे करके बताना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, और लाइक करना है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।